बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ HM हसनान। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के लिहाज से सबसे पहले हम कुछ पेपर के बारे में बात करेंगे। देखें, सब्जेक्ट तो इंशाल्लाह हम पढ़ ही लेंगे, सब्जेक्ट है क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो उसको प्रिपेयर करना और अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू पास आवर पेपर, वो पास करना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम पेपर को समझ जाएंगे। और पेपर कॉस्ट का पास करना सर बहुत आसान है, ये लगता ड्रोन है और सीनियर्स ने इसको, आपके सीनियर्स ने इसको ड्रोना बनाया हुआ है, हालांकि कॉस्ट का पेपर पास करना बहुत ज़्यादा वाला आसान है। सो इसी आसानी को आज वाली क्लास में हम अपने पेपर को पास करना सीखेंगे। बस पढ़ेंगे तो बाद में, पहले पेपर पास कर लें। आज पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर वो जो पेपर हमने आज पास किया होगा, बस फिर उसी के लिए फिर मेहनत हम इंशाल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पिछले तकरीबन मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, CA वालों को पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा ACCA में जो मैं ACCA में तकरीबन 4 पेपर हैं, MA1, MA2, MA और F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट ACCA के मैं ये पढ़ाता हूँ। ठीक, CMA का पेपर जो ICAP टेस्ट करता है, उसके लिए हमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो सारी की सारी हम मेहनत करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और सबसे पहले मेहनत को स्टार्ट करने से पहले हमारा सब्जेक्ट हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगर कैफ 3 की बात करें, हमारे पास यहां पे 3 सेक्शन है। सेक्शन ए कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, हमारे पास सेक्शन ए है। फिर हमारे पास सेक्शन बी आएगा और लास्ट में हमारे पास सेक्शन सी आएगा। ICAP ने पूरे चैप्टर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ। सेक्शन ए कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट है, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती हैं, ये उनकी कैलकुलेशन के बारे में ग्रिड ए है, पार्ट ए है। इस पार्ट ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स होंगे। ये 6 के 6 चैप्टर्स पढ़ने में, याद रखने में आसान है। यानी कि मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 6 चैप्टर हैं, ये आसान कंसीडर होते हैं, यानी कि इन 6 चैप्टर्स को करते वक्त स्टूडेंट हैप्पी फील करता है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लें, सर एग्जामिनर 35 to 45 मार्क्स के दरमियान यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये टेस्टिंग रेंज है 35 to 45। अगर हम लोवेस्ट मार्क्स भी देखें, सर 35 मार्क्स यू कैन गेट बाय डूइंग दीज 6 चैप्टर्स ओनली। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लें तो सर आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? पर सारे सवाल थोड़ी सही होंगे, हमसे गलतियां भी तो करेंगे। आसान चीज है। मान लें 35 नहीं लेते, अब 30 मार्क्स यहां से ले सकते हो। कितने मार्क्स ले सकते हो? कितने ले सकते हो? 30 मार्क्स यहां से ले सकते हो। अगर 30 मार्क्स 30 मार्क्स यहां से ले लें, आउट ऑफ 35 मैंने मिनिमम रेंज सिलेक्ट किया, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएं, 5 नंबर के एरर्स हो जाएं, 30। चलें हम थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो जाते हैं। आपने कहा सर ये 30 लगता है पढ़े लिखों वाले बच्चों की बात हो रही है, इसमें तो हम आ ही नहीं रहे हैं सर, हमें भी तो लेकर आए इसमें। सर मान लें 25 कर लें बच्चों। ये मैं ये कह रहा हूं, ये आसान है, ये चैप्टर आसान कंसीडर होते हैं। और आसान, अभी मैं आपको बताऊंगा कि CMA में नंबर कैप्चर करना, एग्जामिनर से नंबर एक्सट्रैक्ट करना कितना आसान है। ये तो आसान सवाल है ना, हम मुश्किल सवालों में से भी नंबर मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बड़ा आसान है CMA के पेपर को करना।
सीएमए का पेपर पढ़ने में थोड़ा सा डरावना है, पास करने में बिल्कुल डरावना नहीं है। ये पास करने में बहुत आसान है। ये अभी इंशाल्लाह मैं आपको स्टैट से ये कंफर्म करूंगा और ये प्रूव करूंगा, सीएमए का पेपर बच्चों की नजरों में मुश्किल है लेकिन पास करने में मुश्किल नहीं है। चलो मान लो आसान था, 35 में से 30 तो आई नहीं, 25 कर लेते हैं, 25 मार्क्स यहां से ले लेंगे। इसका मतलब अगर आप ये 6 चैप्टर करते हैं सर, 1/4 पेपर, 25 पेपर जो पासिंग मार्क्स है अब इन 6 चैप्टर से ले लेंगे। आगे चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में कॉस्ट फ्लो आएगा और इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इसको मैं 4 ही कंसीडर कर रहा हूं, 4, 5, मेरी नजरों में 5 चैप्टर ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंट एनालिसिस ये कंबाइन ही चलता है, तो इसको हम एक चैप्टर कंसीडर कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप ये 5 चैप्टर कर लो, इस 5 चैप्टर में से भी सर ये चैप्टर इजी, ये जो कॉस्ट फ्लो ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, बल्कि बहुत इजी है, टू मच इजी, ये बहुत इजी है। उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग, इसका शुमार इजी चैप्टर्स में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग और यानी कि जिसको चैप्टर नंबर 8 आ गया, चैप्टर नंबर 9 उसको मान ले मुफ्त में आ गया। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, ये एक ऐसे दो चैप्टर्स हैं, अगर आप इसके मैं पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट्स के साथ आपको करवाऊंगा, अगर यहां से सवाल आ जाए सर गलतियां कर करके भी आप 70% नंबर यहां से ले लोगे, क्योंकि ये ऐसा एरिया है, ऐसा चैप्टर है, आधे से ज्यादा जो आंसर लिखना है वो क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करके लिखना है। यानी कि आपकी सॉल्यूशन की वर्किंग कम होगी, आपने क्वेश्चन में से वैल्यूज उठाकर फॉर्मेट में पुट करते रहना और आपका आंसर तैयार होता रहेगा। यानी कि अगर आप गलत भी करें तो यार 70% तो आप वैसे सही कर लेंगे गलत के चक्करों में भी। बात समझ आ रही है? तो यहां से नंबर लेना बड़ा आसान। फिर रह गया सिर्फ ये वाला चैप्टर। इस वाले चैप्टर के फॉर्मूलाज थोड़ा से लेंथी हैं, फॉर्मूलाज थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन उनको मैं खुद डिराइव करना सिखाऊंगा। हम फार्मूलाज को रट्टा नहीं लगाएंगे, मैं आपको डिराइव करना सिखाऊंगा जिससे आप फार्मूला खुद बना पाएंगे। उससे फायदा ये होगा आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद फार्मूला डिराइव कर लेंगे। और कल को एग्जाम में ये टेंशन होगी, ओ यार वो मुझे फार्मूला भूल गया ना, तो अब मैं आगे कैसे चलूंगा। अगर फार्मूला रट्टा लगाया हुआ भूल भी गया सर, आप कंसेप्चुअली फार्मूला डिराइव कर लोगे। अगर आप 1, ये है 2 चैप्टर, लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 8 कर लेते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेते हो, जो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जहां से ये चैप्टर एंड होगा वहां से ये स्टार्ट हो रहा होता है। और जब ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल आता है तो मैक्सिमम इसमें शुरू वाला हिस्सा प्रोसेस कॉस्टिंग का आ रहा होता है और एंड में ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट की बात हो रही होती है। अभी आप मेरी बातें भी बाउंसर जा रही हैं शायद, क्या समझ आ रही है? जब हम इन चैप्टर्स पे जाएंगे ना, मैं यही वाली बातें दोबारा रिपीट करूंगा, सही है? तब रियलिटी फील होगी, हाँ सर ये कर लिया, आप जो आपने शुरू वाली क्लास में कहा था ना सर, अब हमें समझ आइए। अभी समझ लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये वाला चैप्टर 20 से 30 मार्क्स यहां से एग्जामिनर पूछता है। अगर ऑन एवरेज बात करें सर, 25 मार्क्स, कितने? 25 मार्क्स का एवरेज यहां से पेपर आएगा। इन 25 मार्क्स में से कितने मार्क्स लेंगे? 18, 19, 15 कर लेते। देखो मैं इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा हूं, 15 ले लेते हैं। हालांकि ये एरिया ऐसा है कि आप 25 में से 20 ले ही सकते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, और गलतियां करेंगे हम, और गलतियां करेंगे, खैर इतनी करेंगे नहीं लेकिन 25 में से हमने कहा 15 ले लेंगे। कितने ले लेंगे? 15 मार्क्स ले लेंगे यहां से। तो 25 हमने ऊपर ले लिए थे, 15 यहां पर आ गए। भाई टोटल मार्क्स कितने हो गए? 40 मार्क्स। और ये दोनों वाले चैप्टर आसान है, सिवाय इसके ये थोड़ा सा तंग करता है बाकी आसान, बाकी डूएबल है, मैनेजेबल है। आरवान से तो कह सकता हूं, आरवान से तो आसान ही लगेगा आपको, आरवान से आसान ही लगेगा। आरवान टीचर भी यही कह रहे होंगे, ठीक है जी? हाँ, आरवान बहुत आसान, बस फिर ये देख लीजिए उससे भी आसान जाना है ये,
सही है। अच्छा, अब कितने मार्क्स रह गए पेपर पास करने में, और बोलो यार कितने मार्क्स रह गए, 10 मार्क्स रह गए। अब 10 मार्क्स लेने हैं और पार्ट सी मेरे पास आ गया। पार्ट सी में कहां से कहां तक नंबरिंग आएगी सर, 30 से 40, 30 से 40, तो एवरेज कितना बना है इसका, एवरेज कितना आएगा, बोलो यार 35। 35 में से सिर्फ मुझे 10 नंबर निकालने, इस 35 में से मुझे सिर्फ 10 नंबर निकाल, क्या 35 में से 10 नंबर तो ले सकते हो, क्या 35 में से 10 नंबर लेना मुश्किल है या आसान है सर, 35 में से 10 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। अब आधे आधे सवाल भी करो, अब आधे आधे सवाल भी करो भाई, 35 का हाफ कितना है 17.5, 35 का हाफ कितना है 17.5, मैं कहता हूं 17.5 ना लें या 15 ले लें, अब यार कम से कम 10 ले लें। अगर आप इस 35 में से 10 मार्क्स ले लें सर, आपके 50 पूरे हुए और आपका पेपर पास हो गया। 25 यहां से आगे, 15 यहां से आगे, 40 और 10 यहां से आगे। और यहां से क्यों कहा, ये बच्चों की नजर में सबसे मुश्किल एरिया, क्योंकि यहां से मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। पार्ट ए और पार्ट ए टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग है, पार्ट बी में कुछ चीजें कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है, और पार्ट सी तो है ही टोटल डिसीजन मेकिंग है। यहां पे बच्चों की जान जाती है। और जब हम ये डिसीजन मेकिंग में पहुंचेंगे, और मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बहुत मुश्किल एरिया है, और जब मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद पूछूंगा ये वो वाला चैप्टर है जो दुनिया की नजर में सबसे मुश्किल वाला चैप्टर है। आपके सर ये इतना भी मुश्किल नहीं था, अब ये तो नहीं होगा ना क्योंकि सर बहुत आसान है तो भी झूठ हो जाएगा, तो आपके सर इतना भी मुश्किल नहीं था। तो ये वो चैप्टर है जो डरोना चैप्टर है, जो मुश्किल तरीन चैप्टर कंसिडर होते हैं, लेकिन सर ये भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और यहां से हमें सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए। और अगर आप रिवर्स करो, अगर आप कहने सर वी आर द चैंपियन, सर हम हिस्ट्री कायम करेंगे, सर हम चलेंगे यहां से, ये 4 चैप्टर आपको 35 नंबर देके जाएंगे। ऊपर वाले चैप्टर कितने नंबर देके जा रहे हैं सर, 6 चैप्टर कितने मार्क्स देके जाएंगे, कितने देके जाएंगे तकरीबन 35, तकरीबन 35 कभी 33, यानी कि 35 मार्क्स ये 6 चैप्टर दे रहे हैं। अगर 6 चैप्टर 35 ये देके जा रहे हैं, 6 और 35 ये देके जाएंगे, 6 और 4 10, ये 10 चैप्टर 70 मार्क्स का पेपर कवर करवाएंगे आप, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर कर लें तो सर पेपर आराम से पास हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये भी हम क्या सीख रहे हैं, अपने कॉस के पेपर को पास करना कैसे है, बस हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हौसला होगा कि पेपर पास होगा। सर अभी एंड तक देखिए, आपने कहना सर कल से हमने क्लासेस में आना है, आज तो हमारा पेपर पास हो गया है लेकिन हम पढ़ लेते हैं फिर भी। चले यहां पर है, सीएमए के रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास नहीं होगा, ये मैं आपकी ये पिक्चर आपके व्हाट्सएप में शेयर करवा दूंगा आपके ग्रुप में। 2018 में अगर हम बात करें स्प्रिंग में, 18 में 55%, 39%, 19 में 41, 31, 20 में 48, यहां पे सही मकबरे बने बच्चों के। 2020 की ऑटम अटैम्प्ट में 26% लोवेस्ट रिजल्ट, 21 में 48, 31, 40, 33, 55, उसने तो बोरियां भर भर के बच्चे पास किए। और उसके बाद 23, ये सबसे कम रिजल्ट आया। स्प्रिंग 24 में 40%, ऑटम 24 में, और अब 25 का रिजल्ट आने वाला है, क्वेश्चन मार्क, देखते हैं कितना आता है, ठीक, देखें कितना आता है। और अगर थोड़ा सा एग्जामिनर की हिस्ट्री देखें ना, स्प्रिंग वाला अच्छा रिजल्ट रहता है, 55, 41, 48, 48, 40, 50, 40, और लगता है अभी भी 40, 50 आना है, यानी कि स्प्रिंग वालों की किस्मत लगता है अच्छी है। और ऑटम वाले में 26 भी है और 23 भी है। और आप कौन हो, आप कौन हो, ऑटम वाले। आपका रिजल्ट कम आए क्या फर्क पड़ता है, आपके सर हम इनमें होंगे, हम इनमें होंगे। अगर 23% भी रिजल्ट आ जाए तो हम 23% वाले में हम तो होंगे, हम तो होंगे। हमें परसेंटेज ज्यादा से कम से नहीं है सर, जितनी भी परसेंटेज है बस हमने उसमें फॉल करना है, करना, हम इसकी तैयारी करेंगे।
और अगर ओवरऑल एक एवरेज निकाला जाए तो CMA के पासिंग रिजल्ट की एवरेज बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू रिमेनिंग कैफ पेपर्स, यानी कि इस पे 55% रिजल्ट भी आया है, यानी कि CMA के पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझिए, आगे चलते हैं। पेपर के बारे में देखते हैं। पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? हमारे पूरे पेपर में 16 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। जो पेपर हमें आएगा वो 2 सेक्शन पे डिवाइड होकर आएगा, सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में हमारे पास 6 सवाल आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए। वो जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो मिनिमम 5 मार्क्स का और मैक्सिमम 10 मार्क का जाएगा। दोबारा, सेक्शन ए में कितने सवाल आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे और वो हर एक क्वेश्चन होगा, उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो 5 नंबर का नॉर्मली आता है, वो थ्योरी का क्वेश्चन आता है। नॉर्मली थ्योरी एग्जामिनर 5 नंबर की पूछता है और हम थ्योरी करेंगे सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ऑल्दो मैं जो साथ आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें थ्योरी कवर होगी, लेकिन बच्चे की कोशिश ये होती है सर नहीं, हमें सेपरेट हैंडआउट्स दें जो हमारे सामने हो और हम उनको रट्टा लगाएं, फिर हमें तसल्ली होगी वो हमने थ्योरी कर ली, वो चैप्टर के साथ साथ पता नहीं आप क्या कराते रहे। ऑल्दो सारी थ्योरी मैं चैप्टर के साथ साथ कवर करवाता रहूंगा, लेकिन फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई विल गिव यू द हैंडआउट्स बट एट द एंड ऑफ द सेशन। एट द एंड ऑफ सेशन होंगे वो नन्हे मुन्ने से नोट्स होंगे और इनसी में से अल्लाह ने चाह तो आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में दोबारा ज्यादातर थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं करता। ठीक है, अभी तक तो खैर नहीं कर रहा। इसका मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? अगर एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का आता है, आपको क्या लगता है वो 10 मार्क्स जो पूछेगा बहुत हाई लेवल टेस्ट करेगा आपको कि एक एवरेज लेवल के ऊपर टेस्टिंग करेगा? सर एवरेज लेवल के ऊपर टेस्टिंग करेगा, क्योंकि अगर वो लेवल अप करेगा, कंप्लेक्सिटी लेवल क्वेश्चन में अप करेगा, वैरायटी ऑफ न्यू इलिस्ट्रेशन ज्यादा रखेगा, सर उसको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो इलिस्ट्रेशन पूछ रहा है वो 10 मार्क्स या उतने वक्त की नहीं बनेंगे। अगर तो क्वेश्चन 10 मार्क का आ रहा है तो बहुत उम्मीद की जा सकती है डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होगा, मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी होगा। इजी तो होगा नहीं, इजी तो होगा नहीं, क्या ख्याल है? चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन ये वो चैलेंज होगा जो ड्यूएबल होगा, एक मॉडरेट लेवल का होगा। ऐसे नहीं होगा कि सर आपने तो पढ़ाया पता नहीं क्या, एग्जाम में पता नहीं क्या आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर 10 मार्क्स हैं तो क्वेश्चन डूएबल होगा, आप हैंडल कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये 6 क्वेश्चन मैक्सिमम 10, तकरीबन 50 to 55 मार्क्स यहां से आप ले सकते हो, और ये इजी सवाल होंगे, इसलिए आपने सबसे पहले सेक्शन ए करना है। ये वो सवाल होंगे जो मुख्तसर से होंगे, मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज पे इसका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम आधे सफे पे भी आ जाएगा, एक सफे पे भी आ जाएगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जिसको देखकर आप हैप्पी फील करें, यार बस यही करना, बस यही करना। सेक्शन बी पर आ जाए, सर ये तकरीबन ऑन एवरेज 50 नंबर का पेपर यहां से आएगा, सेक्शन ए में से 50 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन आने, और ये 3 क्वेश्चन का एवरेज चेक करो, 13 से 20 तक, 13 से 20 तक, 13 से 20 तक। अगर एक 15 का आता है, दूसरा भी 15 का आता है, कितने हो गए? 30, अगला 20 का आएगा 50 पूरे करने के लिए। अगर यहां से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब वो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, उसके मार्क्स ज्यादा हैं, एग्जामिनर ने वैरायटी उसके अंदर ज्यादा रखी है। तो 3 क्वेश्चंस वो होंगे जो फुल फ्लेज लेंथी क्वेश्चंस होंगे। रिकमेंडेड ये है कि इन सेक्शन बी को आपने एंड पे करना है, क्योंकि ये ऐसा सवाल होगा जो बीच में आपको रोक लेगा। ये स्मूथली चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा चलेगा, बीच में आप सोचेंगे क्या आगे क्या करूं, चलूं कैसे में। और कॉस्ट में जो बच्चों को सबसे मुश्किल बात ये लगती है, प्रॉब्लम ये आती है, उनको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करूं, सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से करूं, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता। हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे कि हम क्वेश्चन को ड्राफ्ट कैसा करें। कोई फॉर्मेट नहीं होता, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट नहीं होता। आपको जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उस कंसेप्ट को जोड़ तोड़ को जो लिख सकते लिख लो, आंसर तक पहुंच जाओ, एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे चलाऊं
ताकि आपका माइंड जो है वो एक जगह पर रहे। कंसेप्ट तो होगा ही होगा, लेकिन फॉर्मेट आपको आसान करेगा क्वेश्चन को इजी ड्राफ्ट करने में, क्योंकि एग्जाम में मेरे पास प्रेशर बहुत होगा। मैंने पेपर 3 घंटे 15 मिनट में पेपर कंप्लीट करना है, मैं कैसे क्वेश्चन को डिजाइन करूं ये सोचूंगा? नहीं, मुझे सिर्फ लिखना आंसर, मेरे पास सोचने का टाइम कम है। अच्छा जी, 16 चैप्टर होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में 6 सवाल होंगे और सेक्शन बी में नहीं वो स्लीप पे चलेगा, स्लीप टाइम बढ़ा देंगे इसका जरा। अच्छा, और सेक्शन बी में हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल 6 + 3 9 क्वेश्चन हो गए। क्या पेपर पैटर्न पता चल गया? कोई सवाल यहां से नहीं। लास्ट चीज, पास्ट पेपर एनालिसिस। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसी पेपर को समझेंगे और पेपर को पास करना सीखेंगे बस। आजा आगे, पास्ट पेपर एनालिसिस कैफ की दुनिया में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत से नजूमी यहां से फॉल निकालते हैं, अब ये सवाल आया, अब ये नहीं आएगा, अब ये आ गया, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया, ये पिछली 3 बार से आ रहा है, अब नहीं आएगा। और एग्जाम में पता नहीं किस्मत हमारी ऐसे ही होती है, जो हम छोड़ के जाएंगे ना एग्जाम में वही आना होता है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, जो हम छोड़ के जाएंगे बस उसी ने एग्जाम में आना। इसलिए हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, हम एक एक चीज करेंगे। ठीक, एक और बात, पेपर को आसान करने में एग्जामिनर अपने कमेंट्स में लिखता है, हमने कभी बच्चे से डिमांड ही नहीं की कि वो एक क्वेश्चन को 100% कंप्लीट करे। हमने कभी डिमांड ही नहीं की। बच्चा वाला क्या करता है, मेरा कॉस का पेपर, कैफ का पेपर, पहला सवाल कर रहा हूं और अगर यही में से 100% ना हुआ तो क्या फायदा मेरा यहां पे। वो पूरा क्वेश्चन को 100% तक पहुंचाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेगा, उसको 100% पहुंचाएगा, नहीं पहुंच रहा होगा, गलतियां सही करेगा, दोबारा रीड्राफ्ट करेगा, उसको 100% कंप्लीट करेगा। हर एक क्वेश्चन को 100% कंप्लीट करना आपको क्या लगता है बहुत आसान होगा? क्या कोई नहीं एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी आपको? क्या बहुत स्मूथली सारी एडजस्टमेंट करते रहोगे? सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो नहीं होंगी, हो सकता है वो पहली बार एग्जाम में आप उनको फेस कर रहे होंगे। तो ऐसी एडजस्टमेंट को क्या करना है, अजम्पशन लें, उनको स्किप करें और आगे निकलें। एग्जामिनर ये कहता है अपने कमेंट्स में, ये मैं सारे कमेंट्स आपसे शेयर करूंगा वक्तन फवक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जामिनर कहता है वो बच्चे जो सारे सवाल कंप्लीट करते हैं और एट द एंड कुछ क्वेश्चन टाइम मैनेज ना होने की वजह से स्किप कर देते हैं, यानी कि उनके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्यों, टाइम खत्म हो गया, क्यों, शुरू वाले क्वेश्चन 100% कंप्लीट करने की कोशिश की। इससे अच्छे वो बच्चे हैं जो हर एक क्वेश्चन को 50-60% अटेम्प्ट करते हैं और अगले सवाल में निकल जाते हैं, यानी कि पूरा पेपर टच करते हैं, पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं, पूरे पेपर में अपनी एफर्ट शो करते हैं, जिससे नजर आता है बच्चे ने सारी पढ़ाई की हुई है, उसने हर एक सवाल को टच किया है, जितनी वो एफर्ट कर सकता है उसे सारी एफर्ट अपनी पुट की है। हाँ, कहीं पर हो सकता है उसे ना हुआ हो, नहीं हो रहा हो, लेकिन एग्जामिनर इसको एक्नॉलेज करेगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने एक सवाल 15 नंबर का बिल्कुल स्किप कर दिया, उस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जामिनर की क्या राय बनेगी? एग्जामिनर मैं जानता नहीं इस बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। हो सकता है आखिरी वाला क्वेश्चन बच्चे ने 40% 50% किया हो और आगे ना कर पा रहा हो, लेकिन एग्जामिनर उसका पास बिहेवियर देख रहा है, यार ये 70 80 90% तक जा रहा है, हो सकता है टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ये आगे ना कर पा रहा हो, तो एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, बजाय इसके अब शुरू में 100 100%। और मान लो आप जो 100% क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, क्या गारंटी वो 100% सही भी होगा? ये तो आपका 100% है ना, एग्जामिनर का तो 100% नहीं है। तो आपने क्या करना है, बजाय इसके कि हर सवाल को कंप्लीट करने के चक्कर में वक्त जाया करें और एंड में सवाल स्किप करें, इससे बेहतर यह है आपने टाइम के साथ क्वेश्चन को अटैच कर लेना। आपके पास अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कितना, अगर आपके पास
अगर आपके पास 10 मार्क्स आते हैं, एक नंबर के लिए 1.8 मिनट है, तो 10 मार्क्स के लिए कितने मिनट हुए हमारे पास? सर 18 मिनट है। 18 मिनट में जितना लिख सकते लिख लो, उसके बाद छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो रहा है, सर 1 मिनट और लगाएं, वाइंड अप करें और अगले सवाल पे मूव करें। हर एक सवाल को उसका डिजायर्ड टाइम देना है। ऐसा नहीं करना कि इस सवाल के लिए 18 मिनट है, अब आधा घंटा इस सवाल को दे रहे हैं, आप 25 मिनट इस सवाल को दे रहे हैं, इसका मतलब आप किसी और का हक मार रहे हैं, किसी और सवाल का हक मार रहे हैं। और एट द एंड क्या होगा? जब टाइम एंड होगा आपका पूरा एक सवाल रह जाएगा। 18 मिनट में बड़ी उम्मीद करता हूं अब 90% क्वेश्चन को फटका दोगे, 85% क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, और इट्स इनफ। क्यों इनफ कह रहा हूं? 85% पर 80% ब्रेक लगा दे, क्यों कह रहा हूं? वो जो रिमेनिंग 20% रह गया वो तो आता ही नहीं है। क्या ख्याल है? उसमें तो अपनी वैरायटियां लगानी है ना। अगर वो वैरायटियां सही हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो वो नंबर भी जाया होंगे और वक्त भी जाया होगा। इसलिए पेपर जब फाइनल हमारा है, और ये सारी चीजें मैं अभी क्यों बता रहा हूं बच्चों, जो आपके टेस्ट होंगे, ये जो आपके असेसमेंट्स होंगे, जो आपके टर्म्स टेस्ट होंगे, आपने सारी चीजों को वहां पे अप्लाई करना है। इसलिए शुरू में बता रहा हूं ताकि आप उसको अपने टेस्ट में अप्लाई करें, फिर देखें कि यार आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। पास पेपर एनालिसिस में अगर हम बात करें तो हमारी ग्रिड में कितने मार्क्स आ रहे थे? 35 से 45, 35 से 45। एग्जामिनर कितने मार्क्स पूछ रहा है? स्प्रिंग 22 में 33 मार्क्स यहां से आए हैं, 26, 31, 35, ये देखिए 35, फिर 35, फिर 35, 35। इसका मतलब वो लोवेस्ट भी रह रहा है, यानी कि इन 6 चैप्टर में से 35 के मार्क्स मैक्सिमम आएंगे आप। अच्छा, चैप्टर 1 की बात करें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्प्रिंग 23 में टेस्ट हुआ 15 मार्क्स का, फिर 9 में टेस्ट हुआ। जब ये स्प्रिंग 15 में टेस्ट हुआ 15 मार्क्स का, तो नजूमी ने कहा था, नजूमी कौन होते हैं? नजूमी कौन होते हैं? सीएम, नहीं तारे देखने वाले नहीं, ये भी नहीं होते। एस्ट्रोलॉजिस्ट नजूमी नहीं होते हैं। हाँ सर, हमारे नजूमी होते हैं आपके सीनियर्स, आपके सीनियर्स। ओए तुझे पता है 15 नंबर का स्प्रिंग 23 में वो आ गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 15 नंबर बहुत होते हैं, एग्जाम ने उसको इतनी वेटेज दे दी, अगली बार तो ये नहीं आएगा, अगली बार तो नहीं आएगा। वो अगली बार दोबारा आ गया। अब इसके बाद जब का 15 का आ गया, 9 का आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है, अगली बार तो पक्की बात है नहीं आएगा, वो फिर आ गया। अब गैस नहीं कर सकते, मारे जाओगे। हाँ, इसके बाद जिसने कहा होगा नहीं आया तो वो बच गया होगा, लेकिन हम गैस नहीं कर सकते। एग्जामिनर, ये पास पेपर एनालिसिस एग्जामिनर के पास भी है, वो भी सोचता है बच्चा क्या सोच रहा है। और एक बात, ये मैं आपसे अभी रिजल्ट आ जाए फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, जिस टॉपिक में ओवरऑल बच्चों की ना परफॉर्मेंस पुअर चलती है, एग्जामिनर उस टॉपिक को अगली बार दोबारा पूछता है, मोस्ट प्रोबेबल ये चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जज कर लेता है कि यार या तो सारे ही लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर पढ़ा होता तो बैड परफॉर्मेंस सबकी ना होती, या तो बच्चे इसको चॉइस पे छोड़ गए। अगली बार बच्चे इसको चॉइस पे ना छोड़े, अगली बार पूछेगा ये, और तब तक पूछता रहेगा जब तक इस टॉपिक पे बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाती। इसलिए आप लोगों ने नजूमियों की बात नहीं मानी। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इसी क्लास में बता दूंगा। करेंगे सब हम, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसके ऊपर मेहनत ज्यादा वाली करेंगे, जो उससे कम इंपॉर्टेंट होंगे उसके ऊपर लेस इंपॉर्टेंट होंगे उसके ऊपर मेहनत थोड़ी कम करेंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसके ऊपर मेहनत कम करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट ही नहीं उसको हम करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम इतना कम कर लेंगे लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को, अगर वो आ जाए सर 50-60 मार्क्स वहां से निकाल लें। ठीक है, अच्छा जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फिर स्प्रिंग 25 में 18 मार्क्स का है। ओवरहेड वाला चैप्टर आता रहा है, फिर एक गैप लिया, फिर आ रहा है, फिर एक गैप लिया, यानी कि ओवरहेड वाला चैप्टर भी ये रूटीन में आने वाला है। एबीसी कॉस्टिंग शुरू में यहां पे था ही नहीं, जब ये आया
एक बार टेस्ट नहीं हुआ, फिर ये एक दो बार ऑटम 24 में भी आया, स्प्रिंग 25 में भी आया, और उम्मीद है क्योंकि न्यू टॉपिक है अगली बार दोबारा आ सकता है। लेबर कॉस्टिंग मुसलसल आ रहा है, सवाए स्प्रिंग 23 में उसने ब्रेक ली है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कभी कभार आता है, ये वो चैप्टर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम ये करेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस कम करेंगे, टाइम कम देंगे, क्योंकि कभी कभार आता है। और अगर आ भी गया, हमारी इतनी प्रैक्टिस होगी कि हम इसको फड़का देंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये 2 अटेम्प्ट्स आया, फिर इसने अच्छा खासा गैप लिया, फिर आया, और अब ये स्प्रिंग 25 में नहीं आया। इसके अब के चांसेस हैं कि अब आ सकता है, ठीक है जी। और जो लोवेस्ट ग्रेड एग्जामिनर ने यहाँ पे फॉलो की है, तो अगर हम इन चैप्टर में से बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से बने सर? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओवरहेड वाला, लेबर कॉस्टिंग वाला, ठीक है, उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला। ये 4 चैप्टर जो हैं ये हमारे लिए फेवरेट चैप्टर होंगे यहाँ से, ठीक है। बाकी ऑब्वियस बात है एबीसी कॉस्टिंग तो करेंगे और ये भी करेंगे, लेकिन 1, 3, 5 और 10 ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जिनको हम अच्छी खासे तगड़े करेंगे। कॉस्ट फ्लो में आ जाए, यहां पे देखते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मार्क्स कितने आएंगे? 20 से 30। एग्जामिनर का टोटल बिहेवियर चेक करें, 20 से 30, 29 ये आगे निकल गया, 30 लिखा हुआ है वो 35 तक गया, 35, 28, फिर 20 फिर ग्रिड के अंदर रह गया, 26, 30, 25 और 25। अगर एवरेज लगाएं तो तकरीबन 27, 28 मार्क्स का पेपर यहां से आ रहा है, 27 से 28 नंबर का पेपर यहां से आ रहा है। कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रोसेस कॉस्टिंग 14, 8, 20 स्किप, 15 स्किप, 8, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग वो पूछ रहे। और मैंने आपको पहले कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट ये आपस में भाई भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। इन दोनों में से जो भी आ जाए हम वही कंसीडर करेंगे। देखें, जिस अटेम्प्ट में उसने प्रोसेस नहीं पूछा तो इसको नहीं स्किप किया उसने, इसको नहीं स्किप किया, और उसने प्रोसेस पूछा इसको स्किप कर दिया, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम ये दोनों तो कट्ठे चलाएंगे। हमारी नजर में ये दोनों चैप्टर एक एक जैसे ही हैं, क्योंकि जहां से प्रोसेस कॉस्टिंग एंड होगी वहां से ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट ने स्टार्ट लेना है। अच्छा आगे चलें, प्रोसेस कॉस्टिंग आया, ज्वाइंट नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ज्वाइंट आ गया, प्रोसेस नहीं आया, हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर प्रोसेस है, ज्वाइंट नहीं आया, इसका मतलब वो 8 और 9 को किसी भी सूरत में स्किप ही नहीं कर पा रहा। चेक करें, वो 8 और 9 को किसी भी सूरत में स्किप ही नहीं कर पा रहा। क्या कर पा रहा है? एट और 9 को दोनों को देखें, किसी टाइम में खाली नहीं गई, कोई टाइम खाली नहीं गई यहां से। इसका मतलब यहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये होगा। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस, एग्जामिनर का फेवरेट, स्किप ही नहीं कर रहा। 8, 19, 8, 10, 15 ये स्किप किया, 17 दोबारा आएगा, क्योंकि है ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको स्किप करना समझ नहीं लगती, इसके बगैर पेपर बन जाए समझ नहीं लगती। वेरिएंस एनालिसिस तो डिसीजन मेकिंग की जान है, और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज में जो वेरिएशन आ रही होती है उनकी परफॉर्मेंस में, उनके कॉस्ट में, एक्सपेंसेस में, ओवरहेड्स में, इसके बगैर तो कहानी समझ नहीं लगती। तो ये टॉपिक अगली बार स्किप हो जाए मुश्किल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि यहां से 8 और 9 तो हैं ही हैं, और सर 11, 12 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टारगेट कॉस्टिंग कभी आएगा और फिर पता नहीं कब आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट वाला, तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल गए। 8, 9, 11, 12, 13 वाला इंशाल्लाह हम करेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर आ गया, इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं। नंबर 1 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर 8, 18, 14, 16 ये स्किप किया, फिर यहाँ से 2 पार्ट 14 क्या है, फिर 2 पार्ट 16 क्या है। अगली बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाजमी पूछेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कभी एग्जामिनर ने छोड़ी नहीं है, पता नहीं यहाँ पे उसको कैसा ख्याल आएगा इसको मैं स्किप कर दूं, वरना हिस्ट्री रही है अच्छा इससे पीछे भी हिस्ट्री थी, वो इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लेटेस्ट एग्जामिनर के ट्रेंड को देखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एग्जामिनर का बहुत फेवरेट चैप्टर, तो हम इसको स्किप किसी हालत में नहीं करेंगे, और इसको फुल फ्लेज 100% करेंगे, सारे पास पेपर करेंगे इसके। उसके बाद सेकंड फेवरेट CVP,
एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में 10, 7 स्किप 8, स्किप 8, 9, और इसको भी स्किप एग्जामिनर बहुत मुश्किल से करता है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल नहीं वो दे सकता, सारे सवाल वो नहीं दे सकता। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अटेम्प्ट है जिसमें उसने तीनों पूछे हुए, यहाँ पे तीनों पूछे हैं, ये 20, लेकिन यहाँ पे उसने वेटेज कम कर दी है, इसकी वेटेज बढ़ाई तो इसकी वेटेज कम कर दी, यहाँ पर 14, 17 और इसको स्किप करके ये दे दिया। यानी कि मैनेजमेंट हर एक अटेम्प्ट में देखें, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग तो आ रही है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। और इस अटेम्प्ट में 35 मार्क्स में एग्जामिनर ने सारा कुछ डिसीजन मेकिंग से पूछ लिया, सारा कुछ डिसीजन मेकिंग से पूछ लिया, जो कि एग्जामिनर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारा कुछ उसने एक चैप्टर से पूछ लिया, पता नहीं किस ख्यालात में था वो, उसको बाकी चैप्टर ही नजर नहीं आए। ठीक है जी, उसने किताब खोली, सवाल ही आया, उसने फिर किताब खोली, सवाल डिसीजन मेकिंग, उसने फिर किताब खोली, 3 सवाल यहाँ से, 3 सवाल यहाँ से। तो हालांकि इनका क्या कसूर था? तो इसको हम एनालिसिस में नहीं रहे, हम कहेंगे ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है एग्जामिनर, तो इसको हम एनालिसिस में कंसीडर ही नहीं करते, ये अबनॉर्मेलिटी है, ये नॉर्मेलिटी नहीं है। अगली बार एग्जामिनर का हो माजरा गलती हो गई यार, ये बाकी कंसीडर नहीं किया, फिर 14 का पूछा, फिर 18, फिर 8, फिर 18, फिर दोबारा तीनों से पूछा। इसका मतलब ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीवीपी और डिसीजन मेकिंग तो एग्जामिनर की जान है, इसको तो वो छोड़ता ही नहीं है, इसने तो आना ही आना है। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बने, चैप्टर नंबर 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 14 सीवीपी और चैप्टर नंबर 16, ये चैप्टर हम करेंगे। बात समझ आ गई? लास्ट बात, फिर बाकी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। पेपर को पास करने का आखिरी हमारे पास वे आउट, एग्जामिनर ने ऑटम 24 में क्वेश्चन दिया जिसमें एग्जामिनर ने कहा था कॉस्ट गैप फाइंड करो। क्या फाइंड करो? कॉस्ट गैप फाइंड करो। ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और कॉस्ट गैप में हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी, और टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर वहां से कॉस्ट गैप आ जाता है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, इग्नोर मारनी है, कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएंगी। मान लें जब हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, 3 तरह की नॉर्मली हमारे पास कॉस्ट होती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मान लें 1 है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मान लें 2 है, और हमारे पास स्किल्ड लेबर आ गई, उसकी कैलकुलेशन थी कुछ, ठीक है, और हमारे पास कोई सेमी स्किल्ड लेबर आ गई, ठीक है जी, उसकी कैलकुलेशन थी, और हमारे पास ओवरहेड्स की कैलकुलेशन थी, ठीक है। इन सारी कैलकुलेशन को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकलती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एग्जामिनर की यहाँ से मार्किंग स्कीम चेक करें। एग्जामिनर ने कहा ये जो तुम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करोगे ना, ये वाले, ये दो कैलकुलेट करोगे तो इनके कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने सही कैलकुलेट कर लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2000 कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2 में एक ऐसी एडजस्टमेंट थी जो आपको समझ ही नहीं आ रही थी, आपने सोचा आपको समझ नहीं आई, फिर सोचा फिर समझ नहीं, आपने कहा क्या करूं मैं, तो अब आगे चल ही नहीं पा रहे हो, आपने कहा जब ये नहीं होगा तो इसको करने का क्या फायदा, इसको करने का क्या फायदा, इसको करने का क्या फायदा, पर इसको करने का क्या फायदा, क्योंकि अगर ये गलत आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है जो लास्ट वाला टोटल निकलेगा ये तो मेरा गलत ही निकलेगा। जब टोटल गलत निकलेगा फिर जो डिफरेंस लेगा सारा कुछ ही गलत आ जाएगा। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर ये कहता है मान लो
एज पर द राइट नंबर राइट अमाउंट 500 राइट अमाउंट थी, आपने कहा 500 तो निकल नहीं रही, बड़ी कोशिश की, आपको नहीं तसल्ली हो रही, भाई क्या करना है आप लोगों ने, एग्जामिनर कहता है यार मारो गोली इस 500 को, कुछ भी अज्यूम करके आगे निकलो, अब अज्यूम कर लो यार 1000 आ गया, हालांकि 1000 तो गलत होगा ना, 1000 गलत होगा, जब इस 2000 में ये गलत ऐड होगा तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर गलत हो जाएगा। एग्जामिनर कहेगा मैं अकुमुलेटेड गलती के मार्क्स नहीं डिडक्ट करता, मैं अकुमुलेटेड गलती के मार्क्स डिडक्ट नहीं करता। हाँ, आपका ये मटेरियल गलत हुआ, इन दोनों कितने नंबर थे एग्जामिनर ने दिए हुए थे, 2 मार्क, 2 मार्क्स थे ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा, भाई ये वाला सही है तो 1 मार्क्स इसके ले लो, 1 मार्क इसका नहीं मिलेगा क्योंकि ये तुमने गलत लिखा। तुमने स्किल लेबर सही लिखी, आगे देखें लेबर के कितने मार्क्स हैं, 4 नंबर, तुमने लेबर सही लिखी 4 नंबर इसके मिल गए, अच्छा 4 नंबर दोनों को मिला के। फिर तुमने क्या लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड के कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, ओवरहेड भी तुमने सही लिखा, 2 मार्क्स इसके मिल गए, तो 4 + 1 5 6 7, सर 7 मार्क्स मिल गए, ऑल्दो आपका ये जो टोटल होगा ये स्टिल रॉन्ग है, स्टिल रॉन्ग है, टोटल तो गलत है ना क्योंकि आपने 500 की जगह 1000 लिखा हुआ है। सोचो अगर इसको सही करने बैठ गए, इसको सही करने बैठ गए कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो एडजस्टमेंट समझ नहीं लग गई, नहीं लगेगी एग्जाम में, उसको लेके नहीं बैठे रहना कि ये सही होगी तो हम आगे चलेंगे, भाई अब आगे चलें, यहां पे अज्यूम करें, कोई भी नंबर अज्यूम करें और इसको सॉल्व कर लें, ऑल्दो टोटल गलत होगा, आगे उसके ऊपर कोई परसेंटेज अप्लाई होनी है वो गलत हो जाएगी। एग्जामिनर कभी भी अक्यूमुलेटेड एरर कैलकुलेट नहीं करता, जहां पे एरर होगा वो 1 मार्क्स डिडक्ट करेगा, बाकी 7 नंबर आपको दे देगा। इसका मतलब अगर आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 एडजस्टमेंट नहीं आती तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 2 हो जाएंगे। अगर वो 1.5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 7 स्टिल आपकी पॉकेट में होंगे, 7 तो ले सकते हो ना। वो 2 एडजस्टमेंट आपको सोच रही हैं, वही टाइम जाया करवा रही हैं, वही क्वेश्चन को आगे नहीं चलने दे रही ना। कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले, अब 0 अज्यूम कर लो यार, 1000 लिखने में शर्म आ रही है, 0 लिख लो, 200 लिख लो, कुछ ना कुछ तो लिख लो, बात समझ आ रही है। ब्लैंक लिख, कुछ ब्लैंक छोड़ दो, इनको ऐड करके लिख लो, कुछ ना कुछ तो लिख लो, बात समझ आ रही मेरी। तो अगर हम क्वेश्चन को सारा 100% कंप्लीट करें और जो नई एडजस्टमेंट आ जाएं, अगर उनको अजम्पशन लेके आगे चले तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो टाइमली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पेपर और ये हमारे पेपर का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां तक किसी के माइंड में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। कल इंशाल्लाह ताला हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 0। कौन सा चैप्टर नंबर 0 से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 0 आपका पूरा सीएमई की बेस बना देगा। फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 इन्वेंटरी वैल्यूएशन पर पहुंचेंगे। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड सो यू कैन आस्क। जी कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में, कुछ पूछना चाहते हो? बस आप लोगों ने कोशिश करना छुट्टी नहीं करनी, होमवर्क मैं आपको कम ही दूंगा, कोशिश करना बाकी मैं आपको क्लास में ही सब कुछ करवा दूं। और जब भी होमवर्क मिलेगा मैक्सिमम 1 सवाल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होगा 2 सवाल हो जाएंगे, पर 2 से ज़्यादा सवाल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आप 1.5 घंटा दे दें सीएमए को, सर इट्स सफिशिएंट फॉर यू टू प्रैक्टिस सीएमए। ठीक है, नो क्वेश्चन। चले अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।